हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट। इसी को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के नाम से भी जानते हैं और इसी को हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इन तीनों में से कौन सा भी नाम आ जाए तो आपको यही लिखनी है। तो देखते हैं। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय आयरिंग एंड पोलैनी। ये थ्योरी आयरिंग और पोलैनी के द्वारा दी गई थी। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी या फिर एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी। This theory explain rate of different chemical reaction which are based upon the formation of an intermediate complex। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है डिफरेंट केमिकल रिएक्शन का रेट जो किस पे बेस्ड होगा, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे, यानी एक इंटरमीडिएट पे बेस होता है इस रेट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन का इस थ्योरी में। अब देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ये हमारी मेन लाइन है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी की। अब एपोस्ट्रोफी से शुरू करेंगे। According to this theory, the rate of various elementary chemical reaction can be explained by assuming a special type of chemical equilibrium between reactants and activated complex। इसमें इस थ्योरी में कहा गया है कि जो रेट है ना डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस का, एलिमेंट्री मतलब छोटे छोटे केमिकल रिएक्शंस का, वो एक्सप्लेन किया जाएगा एक स्पेशल टाइम ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया एज्यूम करके। वो जो स्पेशल टाइप का केमिकल इक्विलिब्रिया है ना उसे कहते हैं क्वाशी इक्विलिब्रिया। किस किस के बीच? रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच। मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और रिएक्टेंट के बीच एक इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच एक इक्विलिब्रियम एज्यूम करना है जो क्वासी इक्विलिब्रियम होगा, जिससे हम क्या एक्सप्लेन कर सकेंगे, रेट एक्सप्लेन कर सकेंगे डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस का। अब फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द रिएक्टेंट। ये बता दिया कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ना वो रिएक्शन के दौरान बनेगा और ये इक्विलिब्रियम में रहेगा रिएक्टेंट के साथ। अब जो एनर्जी आएगी ना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की वो ज़्यादा रहेगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से, जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं। ये हमारा ग्राफ है, गिब्स फ्री एनर्जी है, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। तो अब देख लेते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो यहाँ से यहाँ की डेल्टा जी है, ये जी गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्टेंट की, ये गिब्स फ्री एनर्जी प्रोडक्ट की और ये गिब्स फ्री एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। तो यहाँ पे इतनी एनर्जी किसकी है? रिएक्टेंट की, और इतनी प्रोडक्ट की, और सबसे ज़्यादा किसकी है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। तो यही बात की गई है कि एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की ज़्यादा रहेगी। अब थर्ड पॉइंट आता है कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ना वो डिकम्पोज हो जाता है प्रोडक्ट देने के लिए, और जो डिकम्पोजिशन होता है ना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का वो वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की वजह से होता है। अब देखते हैं प्लैंक्स थ्योरी से हमें पता है E=H न्यू होता है। न्यू वाइब्रेशन एनर्जी है तो न्यू वाइब्रेशन लिख रखा है। ऑल्सो हमें पता है E=KBT होता है। तो इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे क्योंकि दोनों ई हैं, तो दोनों को लिखेंगे तो म्यू वाइब्रेशन की वैल्यू आ जाएगी KBT/H। नाउ हमें पता है R=N/K होता है, तो K की वैल्यू R/N। R गैस कांस्टेंट होता है, N एवोगाड्रो नंबर और K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो K की जगह रख देंगे R/N, तो ये म्यू वाइब्रेशन की वैल्यू आ गई RT/NH। नाउ लेट अस कंसिडर ए बायोमोलिकुलर रिएक्शन कंसिडर करनी है। बायोमोलिकुलर मतलब A+B से प्रोडक्ट बनेगा। दो रिएक्टेंट है जिससे प्रोडक्ट बन जाएगा K, इसका रेट कांस्टेंट है तो रेट आ जाएगा K × A × B। ये हमारा रेट आ गया, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था? ये तो सिंपल हमने रिएक्शन लिख दी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी की अकॉर्डिंग क्या था कि एक इंटरमीडिएट बनेगा, तो A+B से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा AB*, और AB* से हमें मिलेगा प्रोडक्ट। तो A+B से जब AB* बनेगा तो उसका रेट कांस्टेंट होगा K*, और AB* से जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसका रेट कांस्टेंट होगा K। तो हम K* की वैल्यू लिख सकते हैं AB*/A × B। इससे यहाँ से हम AB* की वैल्यू निकालेंगे कि जो आएगी K* × A × B। इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अब हमें पता है इस रिएक्शन का जो रेट होगा ना वो होगा AB* × म्यू वाइब्रेशन। तो AB* की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से निकाली थी, तो इक्वेशन 2 से जो निकाली थी ना वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे AB* में। तो क्या आ जाएगा? K* × A × B × न्यू वाइब्रेशन। यहाँ से ये वैल्यू रखी ना AB* की, वो यहाँ पे रख दी। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 3 नाम दे दिया। नाउ अब रेट एक तो हमने यहाँ से निकाल दिया और एक हमने रेट शुरू में निकाला था, तो इक्वेशन 1 और 3 को हम कंपेयर कर सकते हैं। दोनों रेट आ गए, एक तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से आ गया, एक और ऊपर वाली से आ गया। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो A और B दोनों कट जाएंगे, तो K की वैल्यू K* न्यू भी आ गई।
अब देखो के की वैल्यू क्या आ गई, के स्टार न्यू वाइब्रेशन। अब हमने न्यू वाइब्रेशन की स्टार्टिंग में निकाली थी कि वैल्यू होती है आर टी अपॉन एन एच, तो न्यू वाइब्रेशन की वैल्यू रख दी आर टी अपॉन एन एच, के इक्वल टू के स्टार आर टी अपॉन एन एच आ गई। अब इसी के बारे में बताया हुआ है कि आयरिंग श्योर दैट रेट कॉन्स्टेंट फॉर ए केमिकल रिएक्शन विद एनी ऑर्डर कैन बी गिवन एज, रेट कॉन्स्टेंट दिया गया, इस वैल्यू से के की वैल्यू रेट कॉन्स्टेंट ही लेना, तो के इक्वल टू आर टी अपॉन एन एच के स्टार। अब यहाँ पे के स्टार मैंने बता दिया, पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के कन्वर्जन में, टेम्परेचर टी पे, आर होगा गैस कांस्टेंट, एन अवोगाड्रोस नंबर और एच होगा प्लैंक्स कांस्टेंट। अब हमें थर्मोडायनेमिक्स से पता है कि के की वैल्यू होती है ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी अपॉन आर टी, तो दोनों अब के स्टार की वैल्यू निकालनी है, तो के स्टार इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी। हमें पता है कि जो गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, तो डेल्टा जी स्टार निकालना है तो डेल्टा एच स्टार माइनस टी डेल्टा एच स्टार। अब ये जो डेल्टा जी स्टार की वैल्यू आई है वो यहाँ रख देंगे, तो के स्टार की वैल्यू आ गई ई की पावर माइनस डेल्टा एच स्टार माइनस टी डेल्टा एच स्टार बाय आर टी। तो अब हम लिख सकते हैं आर टी को इसके साथ भी डिवाइड कर देंगे, आर टी को इसके साथ भी डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एच स्टार अपॉन आर टी इंटू ई रेज टू पावर डेल्टा एच स्टार अपॉन आर, क्योंकि इसमें टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये आ गई। नाउ के स्टार की वैल्यू आ गई, तो अब हमें पता था के क्या है, के की वैल्यू क्या है, के स्टार इंटू आर टी अपॉन एन एच, के स्टार की वैल्यू पुट कर सकते हैं इक्वेशन 4 में, तो नाउ सीधा लिख देंगे पुट इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, वी गेट के इक्वल टू आर टी अपॉन एन एच इंटू ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एच स्टार इंटू आर टी इंटू ई रेज टू पावर डेल्टा एच स्टार अपॉन आर। ये लिख के फिर ये वाली टर्म लिख देना और फिर ये वाली नंबर वाइज लिख देना, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म आ गई, ये सेकंड टर्म आ गई और ये थर्ड टर्म आ गई, ठीक है। तो ये इक्वेशन को हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये हमारी मेन इक्वेशन है। अब लिखेंगे हेयर डेल्टा जी स्टार क्या है, फ्री एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है रिएक्टेंट टू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कन्वर्जन स्टेप में, और डेल्टा एच स्टार है एक्टिवेशन एंट्रोपी, डेल्टा एच स्टार है एक्टिवेशन एंथैल्पी। इतना लिखने के बाद हमें लिखनी होगी सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी ऑफ एक्टिवेशन एंड एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। सिग्निफिकेंस के लिए हम देखेंगे क्या करेंगे, देखो इन द फॉर्मूला के स्टार इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी एज द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एक्टिवेशन स्टेप इंक्रीजेज। जैसे ही डेल्टा जी स्टार की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा जी स्टार अपॉन आर टी की डिक्रीज होगी, देयरफॉर के स्टार की वैल्यू डिक्रीज होगी, यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। नाउ अगर हमने जो हमारी मेन इक्वेशन निकाली ना उस इक्वेशन को देखे जिसका नाम इक्वेशन 6 था, तो 3 फैक्टर हैं जैसे कि मैंने बताया, नंबर दिए थे ना 1 2 3, तो पहला फैक्टर था आर टी अपॉन एन एच, आर टी अपॉन एन एच कॉन्स्टेंट हो जाए, देखो आर की वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है, एन की कॉन्स्टेंट होती है, एच की कॉन्स्टेंट होती है, अगर हमारा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो आर टी अपॉन एन एच की वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जाएगी, तो यही लिखा हुआ है आर टी अपॉन एन एच इज कॉन्स्टेंट इफ टी इज कीप्ड कॉन्स्टेंट। सेकेंड फैक्टर है हमारा डेल्टा एच स्टार। अब डेल्टा एच स्टार में क्या था, ई रेज टू पावर डेल्टा एच स्टार अपॉन आर, तो डेल्टा एच स्टार की वैल्यू इंक्रीज होगी तो ई रेज टू पावर डेल्टा एच स्टार अपॉन आर की इंक्रीज होगी, देयरफॉर के की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो यही लिखा हुआ है डेल्टा एच स्टार विच शोज एक्सपोनेंशियल इंक्रीजेज ऑफ रिएक्शन रेट इफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। थर्ड फैक्टर है हमारा डेल्टा एच स्टार, तो फैक्टर थर्ड क्या है, ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एच स्टार अपॉन आर टी है, यानी डेल्टा एच स्टार की वैल्यू बढ़ेगी तो ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एच स्टार अपॉन आर टी की वैल्यू कम होगी, देयरफॉर के की वैल्यू कम होगी। तो द थर्ड फैक्टर इंक्लूड्स डेल्टा एच स्टार विच सजेस्ट दैट इफ एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन इंक्रीजेज देन रिएक्शन रेट शोज एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। नाउ फर्स्ट टू फैक्टर होंगे ना आर टी अपॉन एन एच और ई रेज टू पावर डेल्टा एच स्टार अपॉन आर को इकट्ठा ए से रिप्रेजेंट करेंगे जिससे बोला जाता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। और हम कंपैरिजन कर सकते हैं अरेनियस इक्वेशन का, तो अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, के इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी, और हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से क्या निकाला, आर टी अपॉन एन एच ई रेज टू पावर डेल्टा एच स्टार अपॉन आर इंटू ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एच स्टार अपॉन आर टी। अब मैंने बता दिया कि ये जो टर्म है उसको ए रखना है, तो ये तो ए हो गया, और ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू इसकी इक्वल होगी, ये वैल्यू तो ए है, आर टी अपॉन एन एच, ए इक्वल टू लिख देंगे सिंपली आर टी अपॉन एन एच इंटू ई रेज टू पावर डेल्टा एच स्टार अपॉन आर फ्रीक्वेंसी फैक्टर की, तो बचा क्या, बचा ई रेज टू पावर माइनस ई अपॉन आर टी इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एच स्टार अपॉन आर टी। तो दोनों साइड एक्सपोनेंशियल है, कैंसिल हो जाएगा, तो आर टी
बची ये टर्म्स दोनों, माइनस ई अपॉन आर टी इक्वल टू माइनस डेल्टा एच स्टार अपॉन आर टी, तो आर टी से आर टी कैंसिल हो गया, माइनस साइन से माइनस के साइन कैंसिल हो गया, तो ई ए की वैल्यू आ गई डेल्टा एच स्टार, यानी एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। एक्टिवेशन थ्योरी में इतना ही है, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।